दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इजरायल के खिलाफ हिजबुल्लाह ने पहली बार मैदान में उतारा सस्ते लेकिन घातक FPV ड्रोन। चुन चुनकर इजरायली सैनिकों को बना रहा निशाना। हिजबुल्लाह के नए हमले ने यहूदी सेना को चौंकाया। क्या ये नई टेक्नोलॉजी युद्ध के नियम बदल देगी? जानेंगे क्यों है खास। और इसी बीच हिजबुल्लाह के नाम सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनी का खत। अगली खबर में आपको बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। नाटो को बताया कागजी शेर। गठबंधन से बाहर निकलेगा अमेरिका। इनके अलावा यमन की तरफ से इजरायल पर तीसरी बार मिसाइल हमला। और साथ में आपको बताएंगे यूके ने ट्रंप को दिया करारा झटका। ये हमारा युद्ध नहीं, जंग में कूदने से साफ इनकार। इनके अलावा उधर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का ईरान के सपोर्ट में इजरायल पर बोला हमला। युद्ध का असल गुनहगार नेतन्याहू। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग अब टेक्नोलॉजी के नए दौर में एंटर कर चुकी है। और हाल ही में हिजबुल्लाह ने एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया है जिसने सबका ध्यान खींच लिया है। बीते दिनों संगठन के युद्धक मीडिया ने कुछ वीडियो जारी किए जिनमें चीन में बनी FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए इजरायली सेना के वाहनों को निशाना बनाते हुए दिखाया गया। इन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ड्रोन पहले बेहद सटीक तरीके से सैन्य गाड़ियों के मूवमेंट को ट्रैक करते हैं और फिर सीधे जाकर इजरायल की सेना के हुमर और बख्तरबंद वाहनों पर टकराते हैं, जिससे मौके पर आग लग जाती है और घना धुआं उठता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला दक्षिणी लेबनान के अल बयादा इलाके में 28 मार्च को हुआ था। इन हमलों के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए और कई लोगों ने इसे युद्ध के तरीके में बड़ा बदलाव बताया। विशेषज्ञों और विश्लेषकों का मानना है कि FPV ड्रोन का इस्तेमाल एक बड़ा टेक्टिकल बदलाव है, क्योंकि ये बेहद सस्ते होते हैं लेकिन निशाना बहुत सटीक लगाते हैं। ये पारंपरिक डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पकड़ना या रोकना काफी मुश्किल होता है। इन ड्रोन की खास बात यह है कि इन्हें ऑपरेटर लाइव वीडियो फीड के जरिए कंट्रोल करता है, यानी ड्रोन में लगे कैमरे से ऑपरेटर सीधे टारगेट को देखता है और आखिरी सेकेंड तक उसे कंट्रोल करता है। यही वजह है कि ये ड्रोन गाड़ियों के कमजोर हिस्सों को निशाना बना सकते हैं या अंदर तक घुसकर बड़ा नुकसान कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि हिजबुल्लाह के लिए यह तकनीक अभी नई है और इसे पूरी तरह प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए और अनुभव की जरूरत होगी। उन्होंने रशिया यूक्रेन वार का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल काफी समय से हो रहा है और ऑपरेटर को बेहद सटीक निशाना लगाने के लिए धैर्य और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। कई विश्लेषकों का यह भी मानना है कि हिजबुल्लाह ने इस तकनीक को यूक्रेन युद्ध से सीखकर अपनाया है और अब इसे अपने हिसाब से और बेहतर बना रहा है। छोटे आकार, तेज मूवमेंट, कम लागत और सटीक हमला, ये सभी चीजें इसे आधुनिक युद्ध का खतरनाक हथियार बना रही। सबसे अहम बात यह है कि हिजबुल्लाह ने अपनी पिछली लड़ाइयों में इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया था, जिससे साफ संकेत मिलता है कि संगठन अपनी रणनीति और हथियारों को तेजी से अपडेट कर रहा है। वहीं इजरायल अभी तक इन ड्रोन के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन इसे एक गंभीर खतरे के रूप में जरूर देख रहा है। कुल मिलाकर यह साफ है कि जंग अब सिर्फ मिसाइल और बम तक सीमित नहीं रही, बल्कि सस्ती और हाईटेक तकनीक जैसे FPV ड्रोन भी मैदान में उतर चुके हैं, जो आने वाले समय में युद्ध के नियम पूरी तरह बदल सकते हैं। और इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनी ने हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कासिम को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को लगातार समर्थन देने का भरोसा जताया है। इस संदेश में कहा गया कि ईरान की नीति पहले की तरह ही बनी हुई है, यानी अमेरिका और जायूनी ताकतों के खिलाफ लड़ रहे गुटों का समर्थन जारी रहेगा। हिजबुल्लाह के मुताबिक ये नीति उस रास्ते पर आधारित है जिसे पहले अली खामेनी और हिजबुल्लाह के पूर्व प्रमुख हसन नसरल्लाह ने आगे बढ़ाया था। पत्र में मुजतबा खामेनी ने कहा कि सबसे मुश्किल हालात में भी अमेरिका और इजरायल के खिलाफ डटे रहना ही इस रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी पहचान रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये रास्ता सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि कुर्बानियों का रास्ता है, जिसमें कई बड़े नेताओं ने अपनी जान दी है। और इसी के साथ आपको बता दें कि
दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द टेलीग्राफ को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि वो नाटो से अमेरिका को बाहर निकालने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ऐसा द टेलीग्राफ को दिए गए एक इंटरव्यू के हवाले से बताया गया है। अखबार के मुताबिक ट्रंप ने इस सैन्य गठबंधन यानी नाटो को कागजी शेर बताया और ये भी दावा किया कि ब्रिटेन के पास नौसेना नहीं है। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बाद क्या वो अमेरिका के इस गठबंधन में सदस्यता पर फिर से विचार करेंगे? इस सवाल पर ट्रंप ने कहा, ओ हाँ, मैं कहूंगा कि ये पुनर्विचार से भी आगे की बात है। उन्होंने कहा, मैं कभी भी नाटो से प्रभावित नहीं हुआ। मैं हमेशा जानता था कि वो एक कागजी शेर है। ब्रिटेन की नौसेना की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, आपके पास तो नौसेना भी नहीं है, आप बहुत पुराने हो चुके हैं और आपके एयरक्राफ्ट कैरियर भी ठीक से काम नहीं करते। और इसी बीच यमन के हौथी ने ऐलान किया है कि उसने इजराइल के खिलाफ तीसरी बार बड़ा हमला किया है, जिसमें सेंसिटिव ठिकानों को निशाना बनाया गया। बुधवार को जारी बयान में हौथी ने कहा कि उन्होंने पवित्र जिहाद की लड़ाई के तहत दक्षिणी इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर इजरायली लक्ष्यों पर हमला किया। बयान के मुताबिक ये ऑपरेशन ईरान की सेना और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर किया गया और अपने मकसद में कामयाब रहा। यमनी सेना ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इजराइल और उसके सहयोगी लेबनान, इराक और फिलिस्तीन में हमले जारी रखते हैं तो यमन भी आने वाले समय में और ज्यादा तेजी से जवाब देगा, जब तक हमले बंद नहीं होते और नाकेबंदी खत्म नहीं की जाती। दरअसल यमन ने शनिवार को आधिकारिक तौर पर इस युद्ध में शामिल होने का ऐलान किया था। पहले हमले में भी यमन ने बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए दक्षिणी इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, पश्चिम एशिया में गहराते संकट के बीच यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। स्टारमर ने साफ कहा है कि उनका देश ईरान जंग में शामिल नहीं होगा और उसका मुख्य लक्ष्य है खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम करना और होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना है। कीर स्टारमर ने बुधवार को कहा कि मध्य पूर्व में चल रहा युद्ध उनका नहीं है और वे इस झगड़े में नहीं पड़ेंगे। स्टारमर ने अपने संबोधन में कहा कि युद्ध का असर उन पर पड़ेगा, लेकिन यूके के पास एक ज्यादा सुरक्षित देश के तौर पर उभरने का प्लान है। उन्होंने दो टूक कहा, यह हमारा युद्ध नहीं है और हम इस झगड़े में नहीं पड़ेंगे। उन्होंने कहा, यूके ने खाड़ी के आसपास समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक साझा बयान देने पर 35 देशों को एक साथ लाया है। हम इन देशों की बैठक की मेजबानी करेंगे। हम सैन्य योजनाकारों से मिलकर ये आकलन करेंगे कि जलडम रोमदिये को कैसे सुरक्षित बनाया जा सकता है। हालांकि ये आसान नहीं होगा। और वहीं दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इजराइल की सरकार ही ईरान के खिलाफ चल रही गैर कानूनी जंग की मुख्य जिम्मेदार है। तुर्की की राजधानी अंकारा में अपनी पार्टी एके की संसदीय बैठक को संबोधित करते हुए एर्दोगान ने कहा कि इस युद्ध ने न सिर्फ पूरे क्षेत्र को संघर्ष के मैदान में बदल दिया है, बल्कि इसका आर्थिक बोझ पूरी दुनिया को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस जंग का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है, जिससे ऊर्जा और व्यापार पर दबाव बढ़ रहा है। एर्दोगान ने बेंजामिन नेतन्याहू पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इस युद्ध में बहने वाली हर एक बूंद खून नेतन्याहू की राजनीतिक कुर्सी को और लंबा कर रही। उनका इशारा इस बात की तरफ था कि मौजूदा हालात में युद्ध का जारी रहना इजराइल की आंतरिक राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।